अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं और फर्म्स को देखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, प्लस जो फर्म होती है उसके बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं। लाइक हमने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी थी, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट इकानमी या टोटल इकानमी को स्टडी करती है। लाइक पाकिस्तान है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकानमी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे और उनके बेस पे फिर हम ये स्टडी करेंगे कि जो एक मुल्क है उसकी इकानमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, जो इकानमी है वो ग्रो कर रही है, किस रेट से ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसमें एक कंसेप्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसकी नॉमिनल वैल्यूज़ होती हैं, फिर रियल वैल्यूज़ होती हैं, उनको किस तरह से मेजर किया जाता है, उनको किस तरह से मेजर करके दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, ग्रोथ रेट को प्रीवियस ईयर्स के साथ किस तरह से कह लें कि कंपेयर किया जाता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो जीडीपी है वो किस तरह से जो लिविंग स्टाइल है लोगों का उसको मेजर करता है, वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी को किस तरह से मेजर करता है, रिसेशन क्या होती है, रिसेशन के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करती हैं, क्यों कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनमें ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं होता बल्कि स्लो होता है, क्यों कुछ कंट्रीज़ जो हैं उधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल, फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़। गोल्स, अब हमने ये देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल क्या हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और उन इंडिकेटर्स की वजह से हमें क्या पता चलता है या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एक मुल्क की इकानमी के बारे में। देखें, सबसे जो मेजर गोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये है कि एक मुल्क की जो इकानमी है वो ग्रो करनी चाहिए। दूसरा ये कि लो अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए मुल्क में, और तीसरा ये कि लो इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर हम बात इकनॉमिक ग्रोथ की करते हैं तो उससे मुराद है कि एक कंट्री जो है उसकी जीडीपी में कितना इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस कि एक साल के अंदर एक मुल्क में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आम लफ्ज़ों में जीडीपी कहा जाता है। अगर एक कंट्री जो है उसका जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा है तो हम ये समझेंगे कि वो मुल्क जो है अच्छे अंदाज में तरक्की कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड मेजर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से ये मुराद है कि कितने परसेंट लोग जब वो अपनी जॉब को फाइंड आउट करने जाते हैं मार्केट में उनको जॉब नहीं मिलती। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर एक इकानमी में 5% से कम है तो समझा जाएगा कि एक इकानमी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा जो तीसरा मेन इंडिकेटर है जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से मुराद होती है कि चीज़ों या अशिया जो हैं उनकी कीमत में कितना इजाफा हो रहा है। अगर एक मुल्क में जो इन्फ्लेशन का रेट 1 या 2% से अगर ज़्यादा है तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और अगर ये 2% से लेस हो तो समझा जाता है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें बताते हैं एक कंट्री की इकानमी के बारे में कि कंट्री जो है वो कितनी बेहतर अंदाज में ग्रो कर रही है, या एक मुल्क की जो इकानमी है वो अच्छी है या बुरी है। फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं सप्लाई एंड डिमांड की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। ये जो हमारी बुक है इसमें हमने दो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एक है न्यू क्लासिकल प्रोस्पेक्टिव और एक है कीनेसियन प्रोस्पेक्टिव। इन दोनों में कह लें कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दिए गए हैं।
और इन दोनों वर्जन्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। अब अगर हम बात करें पॉलिसी टूल्स की, तो जो नेशनल गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क की, वो आपकी मैक्रो इकानमी को बड़े बेहतर अंदाज में इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके पास दो टूल्स होती हैं। एक गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, दूसरा फिस्कल पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि जो आपकी इकॉनमी है उसके अंदर सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज किया जाए, और मोस्टली गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है थ्रू स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को सेट करता है जिससे मनी की सप्लाई को मैनेज किया जाता है। और जो सेकंड टूल है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है रिगार्डिंग टैक्सेस, रिगार्डिंग स्पेंडिंग्स एंड परचेजेस। देखें, जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स इम्पोज करना होता है जनरल पब्लिक पे। वो कितना टैक्स इम्पोज करती है ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। उससे क्या है, इकॉनमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेंडिंग्स करती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड्स बनाती है, या डिफरेंट पब्लिक सेक्टर में काम करती है। उससे क्या है, इकॉनमी जो है उस पर इम्पैक्ट आता है, या इकॉनमी जो है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होते हैं कि वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मैक्रो इकॉनमी को, मींस के जो एक मुल्क की इकॉनमी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। मेयरिंग द साइज़ ऑफ इकॉनमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक इकॉनमी का कितना बड़ा साइज़ है वो पता चलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक जो मुल्क है उसकी जो जियोग्राफी है या उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर एक साल के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, प्लस कितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम उसको करंट वैल्यूज़ पे उनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो वो टोटल जब हम उसको करेंगे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो जितनी फ़ाइनल गुड्स यूएसए में एक ईयर में बनती हैं, अगर हम उन सब को कैलकुलेट करें और जितनी सर्विसेज यूएसए में प्रोड्यूस होती हैं एक साल के अंदर, उन सब की अगर मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करें उनकी करंट प्राइसेस पे, तो वो हमें क्या बताएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा उस इन सब का टोटल। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो 2012 में यूएसए की जो इकानमी थी दैट वाज $16.2 बिलियन, डॉलर, दैट वाज $16.2 ट्रिलियन, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी समझी जाती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है चाइना की इकानमी। अच्छा, अब क्या है कि जीडीपी को मेज़र करने के दो डिफरेंट तरीके हैं जो कि अमूमन यूज़ किए जाते हैं। दो से ज़्यादा तरीके भी हैं लेकिन मोस्टली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि मुल्क में उन चीज़ों को मेजर किया जाता है जो कि मुल्क के अंदर कंज्यूम हुई हैं, और सेकंड वो है कि ऐसी चीज़ें जो कि मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं उनको मेजर किया जाता है। असल में जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मींस कि वो चीज़ें जो मुल्क में प्रोड्यूस होंगी अल्टीमेटली वही चीज़ें जो हैं वो लोग कंज्यूम करेंगे। सो अगर हम कंज्यूमर साइड पे या कंजम्पशन साइड पे जीडीपी को मेजर करें तो सेम फिगर आएगा हमारे पास, और अगर हम सप्लाई साइड पे या प्रोडक्शन साइड पे देखें कि कितनी चीज़ें मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं या कितनी सर्विसेज मुल्क में प्रोड्यूस हुई हैं, तो वो भी सेम रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। सो हम कह सकते हैं कि ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं जीडीपी को मेजर करने के लिए। जीडीपी मेजर्ड बाय कंपोनेंट ऑफ डिमांड। जैसा कि हमने कहा है कि जीडीपी को दो तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है, एक है कंपोनेंट ऑफ डिमांड और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ सप्लाई। अगर हम जीडीपी को कंपोनेंट ऑफ डिमांड से मेजर करें या कंपोनेंट ऑफ सप्लाई से मेजर करें तो जो रिज़ल्ट है वो तो सेम ही आता है। अब देखें, डिमांड से क्या मुराद है कि कितनी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में लोग जो हैं वो बाय करना चाहते हैं। सो जो चीज़ डिमांड में है उसका अल्टरनेटिव मीनिंग है कि वो चीज़ मार्केट में लोग बाय करेंगे। अगर हम कहते हैं कि एक चीज़ की इतनी डिमांड है तो अल्टरनेटिवली इसका क्या मतलब है कि इतनी चीज़ वो लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इतना वो चीज़ लोग परचेज़ करना चाहते हैं। सो जो हमारी परचेज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। मीन्स कि जितने इंडिविजुअल्स हैं इकानमी में वो जितनी चीज़ों को
परचेज़ करते हैं उसको हम कहेंगे कि ये उनकी कंजम्पशन है। सो जीडीपी को हम 4 डिफरेंट तरीक़ों से या 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं चीज़ों को और फिर उनको टोटल करते हैं। एक है कंजम्पशन, कंजम्पशन से मुराद है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इकॉनमी में वो क्या-क्या चीज़ें ख़रीदते हैं मार्केट से। लाइक आप हाउस होल्ड जो चीज़ें ख़रीदते हैं मार्केट से वो किस में आ जाएंगी, कंजम्पशन में आ जाएंगी। गारमेंट्स, क्लोथिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईफोन, मोबाइल, फर्नीचर, कार्स, गारमेंट्स, पेट्रोल, ऑयल, सीमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कंजम्पशन में आएंगी। इन सब का टोटल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड जो बिगेस्ट कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी में, और इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली किस में की जाती हैं, बिजनेसेस में की जाती हैं, सो दैट बिजनेसेस को ग्रो किया जाए। सेकंड हम इस कंपोनेंट को मेजर करते हैं इन्वेस्टमेंट को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वो अपने ऑपरेशंस को इनलार्ज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेगी सो दैट वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सके। सेकंड, इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट को मेजर किया जाता है। थर्ड आ जाती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट जैसे आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है और उसका मेन मकसद क्या होता है, इकानमी को बूम करना। अगर हम गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग्स हैं उनको भी हम ऐड करते हैं जीडीपी में। और उसके बाद चौथा कंपोनेंट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स का। नेट एक्सपोर्ट से मुराद है कि एक मुल्क टोटल कितनी एक्सपोर्ट्स करता है, उसमें से हम माइनस करते हैं कितनी इंपोर्ट्स करता है। मींस कि एक मुल्क की अगर $50 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है और $30 बिलियन की इंपोर्ट है, तो नेट एक्सपोर्ट उसकी कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 20। सो इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जीडीपी के फिगर आ जाते हैं। 2012 में जो अमेरिका था उसके जीडीपी वाज इक्वल टू $16.2 ट्रिलियन। अगर हम अमेरिका की जीडीपी का जायज़ा लें तो जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है या जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी में, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है जो इकानमी को ड्राइव करती है वो लोगों की कंजम्पशन है, कि लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा बाय करते हैं एक इकानमी में। और इसको हम जेंटल एलिफेंट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। सेकंड जो बिगेस्ट कंपोनेंट है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि जो प्राइमरीली जो बिजनेसेस हैं वो कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लाइक स्टारबक्स जो एक कंपनी है, अगर वो न्यू स्टोर बनाती है, या अमेज़ोन रोबोट्स ख़रीदता है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, या इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ बिज़नेस एक्सपेंडिचर। और ये क्यों किए जाते हैं, सो दैट इकानमी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं दैट अमाउंट्स फॉर 15 to 18%। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो इकानमी की जो ग्रोथ रेट है वो हाई है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और अगर इकानमी रिसेशन की तरफ है या ग्रो नहीं कर रही तो फिर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो कम होंगे। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करता है। इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट था वो था गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आ जाते हैं ऐसे पैसे जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, लाइक ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, या फिर ऐसी चीज़ों में लाइक आर्मी के लिए वेपन्स ख़रीदने में, जहाज़ ख़रीदने में। ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं, और ये भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इकॉनमी में, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं ये भी इनडायरेक्टली इकानमी की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। और अमेरिका में ऑलमोस्ट 20% ऑफ द जो जीडीपी है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पे लगता है। एक बात जो हमें माइंड में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक ब्रिजेस पे, रोड्स पे, एयर जेट बाय करने में, वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा पोर्शन जो गवर्नमेंट जस्ट स्पेंड करती है लाइक ट्रांसफ़र पेमेंट्स, वो हम जीडीपी में नहीं काउंट करते। लाइक गवर्नमेंट आपको पता है कि पेंशन्स देती है, लाइक गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स करती है। तो ये सारी पेमेंट्स जो हैं ये जीडीपी में काउंट नहीं होंगी, बिकॉज़ ये कुछ
न्यू गुड्स या न्यू सर्विसेज को इकानमी में ऐड नहीं कर रही, ये जस्ट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट हाई इनकम वाले लोगों से पैसे कलेक्ट करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है इकानमी में ऐसे लोगों में जिनकी इनकम कम है। और इसी तरह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो तो जीडीपी में ऐड होती हैं, क्योंकि उस पे जितने पैसे हमने लगाए हैं वो हमें रिटर्न मिलेगा उसका फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में। लेकिन वो चीज़ें जो हमने इंपोर्ट की हैं वो एक्सपोर्ट में से माइनस हो जाएंगी और जस्ट नेट वैल्यू हम जीडीपी में ऐड करते हैं। सो एक मुल्क अगर उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो फिर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि नेट पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर जो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव में जाएंगी और वो फिर जीडीपी में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेड बैलेंस की। ट्रेड बैलेंस का इससे मुराद ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं या इंपोर्ट्स ज़्यादा। एक्सपोर्ट से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उनको हम सेल कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को। और इंपोर्ट से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर के मुल्क से परचेज़ करते हैं और अपने मुल्क में लेके आते हैं। हर मुल्क देखें, जो ट्रेड है वो बेसिक कंपोनेंट है एक ग्लोबल इकानमी का। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो जो रिसेंटली अमेरिका है उसकी जो ट्रेड बैलेंस है दैट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा भी जो ट्रेड बैलेंस है दैट इज़ नेगेटिव। अगर हम आज की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन है, जबकि इंपोर्ट्स $55 बिलियन है। सो अगर हम नेट की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारी -$30 बिलियन है आलमोस्ट, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो डॉलर है उसका जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ वेरी हाई, बिकॉज हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। और जीडीपी के फार्मूले को नीचे एक्सप्लेन किया गया, जिसमें हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस ट्रेड बैलेंस को ऐड करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इक्वल हैं तो फिर उसका जीडीपी पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नेट वुड बी ज़ीरो। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं फिर उसका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा और वो जीडीपी में ऐड होगा। और अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं फिर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होगा और जीडीपी में से ट्रेड बैलेंस माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड जो वे है दैट इज़ जीडीपी मेजर्ड बाय व्हाट इज़ प्रोड्यूस। देखें, जो चीज़ें इकानमी में प्रोड्यूस होती हैं वो सारी आलमोस्ट कंज्यूम होती हैं। सो इतना ज़्यादा जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं बाय टेकिंग व्हाट इज़ प्रोड्यूस तो रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं और हम कंपोनेंट ऑफ जीडीपी को मेजर करना चाहते हैं बाय व्हाट इज़ प्रोड्यूस, तो देखा जा सकता है कि जो ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस हुई अमेरिका में 2012 में दे आर $2.7 ट्रिलियन, नॉन ड्यूरेबल 4.7 ट्रिलियन, उसके अलावा सर्विसेज वर 7.6 ट्रिलियन। स्ट्रक्चर्स पे जो लगा मींस के बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे जो पैसे लगे दैट वर अराउंड 1.2 ट्रिलियन। और उसके बाद आ जाता है एक कंसेप्ट चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्री से मुराद ये है कि देखें, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो अपनी इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, तो फिर जो इन्वेंट्रीज़ की इन्वेंट्रीज़ में जो चीज़ें पड़ी हैं दे वुड एड अप और वो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर एक इकानमी जो है वो बुरा प्रोड्यूस कर रही है तो फिर जो इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, ये भी जीडीपी में ऐड होंगी और टोटल जीडीपी हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ये बात करें कि जीडीपी मेजर्ड बाय व्हाट इज़ प्रोड्यूस तो वो भी सेम अमाउंट आएगी। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया कि डिमांड साइड पे जो जीडीपी था दैट वाज इक्वल टू 16.3 ट्रिलियन, और एट प्रोडक्शन साइड भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज़ सेम 16.3 ट्रिलियन। देखिए, अगर हम वैसे बात करें तो हमें लगता है कि जो गुड्स होती हैं या जो प्रोडक्शन होती है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा जीडीपी में। लेकिन अगर हम स्टडी करें यूएसए के जीडीपी को तो हमें पता चलेगा कि जो सर्विसेज सेक्टर है दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब सर्विसेज सेक्टर में क्या आ जाता है,
फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें लीगल सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें हेल्थ केयर की सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन की सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है तो जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वो भी ग्रो करता है। अच्छा, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो हम सब के माइंड में यही होता है कि जो हमारी गुड्स हैं, लाइक फाइनल गुड्स जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, हर बंदा यूज़ करता है, लाइक कार्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, गारमेंट, इनका मे बी सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे जीडीपी में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बरक्स जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। अच्छा, अगर हम मॉडर्न इकोनॉमीज़ की बात करें तो जो सबसे हाईली रिवार्डिंग जॉब्स हैं वो मोस्टली होती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज या ऐसी जॉब्स हैं लाइक लुकिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन, डूइंग ऑनलाइन जॉब। ये वाली चीज़ें जो हैं ये हाईली पे करती हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। और इसमें क्या है कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सो ये एक मेजर कंपोनेंट है मॉडर्न डे इकोनॉमीज़ का। ऑल दो हमें लगता है कि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल, फैक्ट्रीज में भी ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स होंगे जीडीपी में। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी सर्विसेज जो कि ऑनलाइन सर्विसेज हैं, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। अच्छा, अब इन्वेंट्री से क्या मुराद है? इन्वेंट्री से ये मतलब है कि ऐसी गुड्स जो कि प्रोड्यूस तो हुई हैं लेकिन अभी तक सेल नहीं हो सकी कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। अगर तो इकानमी अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर तो ये है कि इन्वेंट्रीज जो हैं उनकी उनमें कमी आएगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो शेल्फ्स पे नहीं पड़ी होंगी बल्कि मार्केट में जाके सेल हो जाएंगी। और अगर इकानमी बुरा परफॉर्म कर रही है तो फिर जो इन्वेंट्रीज़ हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें शेल्फ पे पड़ी रहेंगी और मार्केट में सेल नहीं होंगी। अच्छा, अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से क्या मुराद है कि एक चीज़ को हम दो दफ़ा भी काउंट कर सकते हैं जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जीडीपी जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो जस्ट जो फाइनल गुड होती है उसकी अमाउंट को लिया जाता है जीडीपी में। लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग में हम फाइनल प्रोडक्ट जो है दैट इज़ कार, तो हम उसकी वैल्यू को जस्ट काउंट करेंगे। अब आपको पता है कि कार डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बनती है, लाइक उसमें टायर्स बनते हैं, इंजन बनते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हम जो टायर मैन्युफैक्चरर है उसने जो टायर मैन्युफैक्चर किया उसको काउंट करेंगे, प्लस अगर हम जो गाड़ी है फाइनल प्रोडक्ट जिसमें टायर गाड़ी में लगा है उसको अगर काउंट करेंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो टायर है वो जीडीपी में दो दफ़ा काउंट हो गया। इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते बल्कि जस्ट फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करेंगे तो फिर जो है वो डबल काउंटिंग का खदशा होता है, जिससे जो इकॉनमी का जो साइज़ है वो हमें ज़्यादा कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि डबल काउंटिंग की वजह से जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा शो होंगे। सो इस प्रॉब्लम को या इस मिस्टेक को हम कैलकुलेशंस में ना लेके इस वजह से जो डबल काउंटिंग है उससे बचा जाता है और जस्ट फाइनल प्रोडक्ट जो होती है उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है जीडीपी में। अच्छा, अब इस टेबल में हमें पता है कि व्हाट इज़ काउंटेड इन जीडीपी और कौन सी चीज़ें हैं जो कि जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। देखिए, कंजम्पशन से मुराद है फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को लिया जाता है जीडीपी में, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको नहीं लिया जाता। अब फाइनल गुड जो है लाइक कार जो है वो फाइनल गुड है, और जो टायर्स थे वो इंटरमीडिएट गुड्स थे। अब टायर की वैल्यूज़ को अलहदा से जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कार की वैल्यू है उसको ही जस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट कार है उसमें टायर्स जो हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद से काउंट हो जाएगी। सेकंड जो है वो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स को काउंट किया जाता है जीडीपी में। बिज़नेस इन्वेस्टमेंट से मुराद है ऐसी इन्वेस्टमेंट लाइक जिसमें हम प्लांट या मशीनरी ख़रीदते हैं सो दैट हम अपने ऑपरेशंस को ग्रो कर सकें, उनको जीडीपी में काउंट किया जाता है। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स या नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? लाइक अगर हम अपने घर पे
ए, ए, जो हमारा लॉन है उस पे घास को काटते हैं, तो इस हमारा अपना काम जब हम खुद से कर रहे हैं तो कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो वो वाली चीज़ें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। लाइक अगर हम घर में खुद से खाने को कुक करते हैं तो जो कुकिंग की सर्विसेज हैं वो हमने अपने लिए फ्री से कह लें कि हासिल की हैं, सो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। ट्रांसफ़र पेमेंट से मुराद ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स करती हैं। लाइक जो गवर्नमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी देती है ऐसे लोगों को जिनके पास जॉब नहीं होती। फिर जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं उनको सर्टन वजीफ़े देती है। सो ऐसी पेमेंट्स जो हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होती। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये वाली पेमेंट्स जो हैं बेसिकली ये गवर्नमेंट ने जो हाईली इनकम वाले लोग हैं उनसे लेके लो इनकम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो अब ये जो क्या लें कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स है इन्होंने जीडीपी में गुड्स या सर्विसेज में कुछ ऐड नहीं किया, इस वजह से इनको काउंट भी नहीं किया जाएगा जीडीपी में। अच्छा, अब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में वो जीडीपी में काउंट होती हैं। लाइक गवर्नमेंट अगर कोई ब्रिज बनाती है, रोड बनाती है, या कोई जेट ख़रीदती है या कोई वेपन्स ख़रीदती है तो वो जीडीपी में आएंगे। लेकिन जो कि यूज्ड गुड्स हैं, ऑलरेडी पुरानी गुड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक गाड़ी जो थी वो 2019 में अगर बनी थी तो वो अब क्या है, यूज्ड गुड है। अगर हम 2020 का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो जो पुरानी गुड है उसको हम अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जीडीपी में जस्ट देखना चाहते हैं कि एक साल के अंदर क्या नई प्रोडक्ट्स बनी हैं और क्या नई सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। जो पुरानी गुड्स हैं उनको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। उसके बाद हम नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स से मुराद ये है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो फिर जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव होंगी। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं फिर जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो नेगेटिव होगी। इसके अलावा जो इलीगल गुड्स होती हैं वो भी जीडीपी में नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई और वे नहीं होता कि वो इलीगल गुड्स को कैलकुलेट कर सके इकॉनमी में, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उन्होंने ही जीडीपी को कैलकुलेट करना है, उन्होंने ही जीडीपी को देखना है। अगर एक फ़र्म जो है वो मुल्क के अदारों के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलीगल तस्वर की जाएंगी, और जो गवर्नमेंट है वो उनकी एक्टिविटीज़ को क्या लें कि मेजर भी नहीं कर सकती। सो जो इलीगल गुड्स हैं वो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं होती। अच्छा, अब इसमें अच्छा, इकानमी को मेजर करने का एक तो तरीका है जीडीपी को मेजर करना, और दूसरा जो एक बड़ा फेमस तरीका है दैट इज़ जीएनपी, या उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं और ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहा जाता है। अच्छा, अब जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस कि ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। जबकि जो जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे मुराद वो सारी गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि एक मुल्क के सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के वो लोग जो कि फ़ॉरेन में जॉब करते हैं या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करते हैं तो वो भी जीएनपी का हिस्सा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब यूएसए से पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो जो रेमिटेंसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में आ रही हैं वो किसका पार्ट होंगी? जीएनपी का पार्ट होंगी। अच्छा, अगर कोई फ़ॉरेनर पाकिस्तान में जॉब करता है और वो पैसे कमा के पाकिस्तान से अपने मुल्क में भेजता है तो वो क्या होगा? जीएनपी में से चीज़ माइनस हो जाएगी। सो जीएनपी से मुराद ऐसी इनकम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मुराद ऐसी इनकम या ऐसा कह लें कि सिनेरियो है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक मुल्क के टोटल सिटीजन्स जो हैं या एक मुल्क की जो टोटल कंपनीज़ हैं वो टोटली क्या प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, अब एक मुल्क जो है उसका जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो पाकिस्तान का जो जीएनपी है दैट इज़ मोर देन जीडीपी, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जॉब करते हैं और पाकिस्तान में होम रेमिटेंसेस सेंड करते हैं। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, 2021 के फिगर्स की बात करें, तो पाकिस्तानीज़ जो हैं
उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ से तकरीबन $30 बिलियन पाकिस्तान में भेजे हैं। सो ये जो $30 बिलियन है, ये हमारे जीडीपी में ऐड होगा तो हमारा टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा या जीएनपी बन जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंपनीज पाकिस्तान की जो कि बाहर ऑपरेट कर रही हैं, वो क्या है कि अपने प्रॉफिट को पाकिस्तान में भेजेंगी, ठीक है, वो भी जीएनपी में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जीएनपी में से कौन सी चीज़ें माइनस होंगी, वो ऐसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंपनीज़, फ़ॉरेन कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान में काम करती हैं लेकिन वो फ़ॉरेन ओन्ड है, वो जो पैसे कमाती हैं लाइक होंडा है या टोयोटा है, ये जो पैसे कमाती हैं ये पैसे क्या करती हैं अपने मुल्कों में भेज देती हैं। सो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी जीडीपी में से, वो पैसे जो कि फ़ॉरेन कंपनीज़ पाकिस्तान से कमा के बाहर भेज रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। सो जो जीएनपी है यूजुअली ये जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पाकिस्तान के केस में ये जीएनपी जो है ये जीडीपी से ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ॉरेन में जॉब्स करते हैं और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस सेंड करते हैं। जैसा कि हमने बात की कि जीडीपी जो होता है उसको जब भी हम मेजर करते हैं तो करंट मार्केट प्राइसेस लेते हैं गुड्स और सर्विसेज की। सो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, हमें पता है कि जो चीज़ें हैं उनकी गुड्स या सर्विसेज जो हैं उनकी कीमतें इजाफा होता रहता है इन्फ्लेशन की वजह से। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करें डिफरेंट ईयर्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क जो है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ की वजह से जीडीपी हाई हो, बल्कि कीमतों में इजाफे की वजह से जो जीडीपी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो सकती है। सो अगर हमने ग्रोथ को कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी के बेस पे नहीं कर सकते, बल्कि हमें फिर रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो रियल जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके डिफरेंट वेज़ हैं। जो सबसे एक कॉमन वे है वो है कि इन्फ्लेशन का जो असर होता है नॉमिनल वैल्यूज़ पे, उसको नॉमिनल जीडीपी में से माइनस किया जाता है। इसको करने के डिफरेंट वेज़ हैं। एक तरीका ये है कि जो गवर्नमेंट है वो रियल जीडीपी को बेस प्राइसेस पे कैलकुलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में 2005 की जो प्राइसेस होंगी गुड्स और सर्विसेज की, गवर्नमेंट जो है जीडीपी को जस्ट उस पे कैलकुलेट करेगी रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर गवर्नमेंट देखेगी और कंपेयर करेगी कि हर साल जो है वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। और फिर हमें कैलकुलेट करके गवर्नमेंट बताएगी कि इस साल पाकिस्तान की इकॉनमी ने कितना ग्रो किया है। सो जो रियल जीडीपी की वैल्यू है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ग्रोथ का बताती है कि रियल टर्म्स में एक कंट्री ने कितनी ग्रोथ की है या कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसका जो सेकंड वे है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, उसको हम स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। अब देखें, नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग जीडीपी डिफ्लेटर। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो 2005 जो है वो बेस वैल्यूज़ हैं जिसमें जीडीपी डिफ्लेटर 100 है। सिंपल वे जो नॉमिनल जीडीपी को अगर हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के साथ और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो है रियल जीडीपी के फिगर्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 में अगर हम जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 14958.3 को डिवाइड करेंगे 110 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसी तरह से अगर हम 1960 के नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 543.3 को डिवाइड करेंगे 19 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा 1960 का। तो प्राइसेस कौन सी इसमें हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं बेस ईयर की, और जीडीपी डिफ्लेटर का बेस ईयर इधर 2005 को लिया गया जो कि 100 है। मींस के वो प्राइसेस को कंपेयर करके हम जीडीपी डिफ्लेटर को निकाल रहे हैं।
अच्छा, इस स्लाइड में बेसिकली यही बताया गया है कि हम बेस प्राइसेस को लेते हैं और बेस प्राइसेस की वजह से हम कंपेयर कर पाते हैं कि एक इकॉनमी ने इस साल में कितनी ग्रोथ की है। अगर हम नॉमिनल वैल्यूज़ को लें तो फिर हम ग्रोथ रेट को ठीक तरह से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से तो वैसे भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस राइज़ करती रहती हैं और नॉमिनल जीडीपी के जो फिगर्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट है ट्रैकिंग रियल जीडीपी ओवर टाइम। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो साल में लाइक 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर में जितना भी जीडीपी ग्रो करता है उसके फिगर्स देती है और उस बेस पे प्रोजेक्शन करती है कि इस साल इकानमी कितनी ग्रो करेगी। अगर हम यूएसए की इकानमी को देखें तो जो जीडीपी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। किसी साल जीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, तो किसी साल जो है जीडीपी कम ग्रो करता है या नेगेटिव ग्रो भी करता है। सो जो ऐसा इकानमी में फेज़ होता है जिधर फॉर फ्यू ईयर्स जो जीडीपी है वो डिक्लाइन करता है और ग्रो नहीं करता, उसको हम रिसेशन कहते हैं। सो रिसेशन को हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं कि फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर जीडीपी ग्रो ना करे तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। जो बड़ी फेमस रिसेशन है दुनिया में, दैट वाज इन 2008 एंड 9, जिधर दुनिया में आलमोस्ट तमाम मुल्कों में इकानमी जो है उसने ग्रो नेगेटिव ग्रोथ रही थी। मींस कि इकानमी जो है वो डिप्रेशन की तरफ गई थी या रिसेशन की तरफ गई थी। अब जो जीडीपी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि जीडीपी अगर ग्रो करता है तो मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है लोग, और अगर जीडीपी अच्छे से ग्रो करता है तो लोगों को जॉब्स मिलती हैं और लोग जो हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं। और ड्यूरिंग रिसेशन जो सबसे एक बड़ा फैक्टर होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स को खो देते हैं, बिकॉज़ जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्लस जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। सो जो बिजनेसेस हैं उनको शट डाउन होना पड़ता है और लोग अपनी जॉब को लूज़ कर देते हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो 2020 भी दुनिया में डिप्रेशन आया, बिकॉज़ लॉकडाउन और अदर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ओवरऑल जो जीडीपी था पूरी दुनिया में वो नेगेटिव रहा और ग्रोथ होने की बजाय प्रोडक्शन में और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में कमी आई। स्पेशली अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखें, ट्रैवल एंड टूरिज़म को देखें, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन देखा गया। अच्छा, अब एक चीज़ है कि हम दुनिया में डिफरेंट मुल्कों की जो जीडीपी होती है उसको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि हम जीडीपी को किसी कॉमन करेंसी में चेंज करें सो दैट हम उसको कंपेयर कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के साथ। लाइक अगर हम पाकिस्तान के जीडीपी को अमेरिका के जीडीपी से कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान के जीडीपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करना चाहते हैं अपने जीडीपी को तो हमें दोनों जीडीपी को किसी एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मोस्टली दुनिया में जीडीपीज़ को जब भी कंपेयर किया जाता है एक मुल्क के जीडीपी को दूसरे के साथ, तो मोस्टली यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी प्रोमिनेंट करेंसी है जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होती है। अच्छा, जब भी हम किसी जीडीपी को कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज रेट। लाइक अगर हम पाकिस्तान के जीडीपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्रेजेंट डे का एक्सचेंज रेट लेंगे और और उस एक्सचेंज रेट पे अपने जीडीपी को कन्वर्ट कर देंगे यूएस डॉलर्स में। अब एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी वेरी करते हैं। दो तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं मार्केट में। एक होता है मार्केट का एक्सचेंज रेट जिसको हम ओपन मार्केट रेट कहते हैं, और दूसरा होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट। अगर हम ओपन मार्केट रेट की बात करें तो पाकिस्तान में एक यूएस डॉलर इज़ इक्वल टू 180 रुपीज़, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। और सेकंड है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि 1 डॉलर जो है वो कितने रुपीज़ के इक्वल है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रुपी है उसकी कितनी बाइंग पावर है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से डॉलर की वैल्यू देखें रुपीज़ में, तो दैट इज़ 1 डॉलर इज़ इक्वल टू 40 रुपीज़। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर हम 1 डॉलर
की चीज़ें जो हैं वो अमेरिका में बाय करें, फॉर एग्ज़ाम्पल $1 अगर हम अमेरिका में स्पेंड करते हैं तो 5 पीसीज ऑफ ब्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल बाय कर सकते हैं। अब 5 पीसीज ऑफ ब्रेड इज़ इक्वल टू $1 इन यूएसए। अच्छा, अब उसी यूएस डॉलर को अगर हम पाकिस्तान में लेके आते हैं और तो जो 5 पीसीज ऑफ ब्रेड है वो कितने की आएंगी पाकिस्तान में, ये हम अगर देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान की में वो जो 5 पीसीज ऑफ ब्रेड हैं वो $1 की नहीं आएंगी, बल्कि $0.22 की आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कम है, वो सस्ती हैं। इसी तरह से देखें एक्सचेंज रेट के हवाले से $1 इज़ इक्वल टू 180 रुपीज़, मीन्स के फिर तो पाकिस्तान में जो चीज़ अमेरिका में $1 की आई है लाइक 5 ब्रेड के पीसीस, पाकिस्तान में 5 ब्रेड के पीसीस कितने के आने चाहिए, 180 रुपीज़ के। लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज रेट हाई है, ये हमारी रुपये की वैल्यू को ठीक तरह से बताता नहीं है। पाकिस्तान में वो 5 पीसीज ऑफ ब्रेड जो हैं जो कि अमेरिका में $1 के आए हैं, वो पाकिस्तान में 180 रुपीज़ के नहीं आएंगे जो कि एक्सचेंज रेट है, बल्कि वो 40 रुपीज़ के आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सेम लेवल ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं वो चीपली प्रोड्यूस होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी है रुपये की वो ज़्यादा है, जबकि एक्सचेंज रेट है जो है वो 180 है, जबकि असल जो रेट बनता है $1 का दैट इज़ इक्वलेंट टू 40 रुपीज़। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल नहीं है, इस वजह से जो हमारा मार्केट का एक्सचेंज रेट है वो $1 इज़ इक्वल टू 180 है, जबकि जो परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से $1 है पाकिस्तान में दैट इज़ इक्वल टू 40 रुपीज़। मीन्स कि वो चीज़ जो हमें $1 की मिलेगी अमेरिका में, वही सेम चीज़ पाकिस्तान में हमें 40 रुपीज़ की मिल जाएंगी, उस तरह की सिमिलर चीज़ें। सो ये कंसेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी का। फिर एक सेकंड मेजर है जीडीपी पर कैपिटा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अगर हमने मेजर करना हो तो फिर जीडीपी पर कैपिटा को यूज़ किया जाता है। जीडीपी निकालने का जो इजी फार्मूला वो ये है कि टोटल जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, और फिर हमें पता चलता है कि पर पर्सन एक इकानमी में कितने एक बंदा कितने पैसे कमाता है। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें लाइक यूरोपियन कंट्रीज़, जापान या यूनाइटेड स्टेट, तो उधर पर कैपिटा इनकम जो है साल की लोगों की वो वेरी करती है $20,000 से लेके $50,000 तक। फिर जो मिडिल लाइन कंट्रीज़ है लाइक लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, इनके मुल्कों में जो जीडीपी पर कैपिटा है दैट वेरीज फ्राम $6,000 टू $12,000। और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीका की कंट्रीज़ या एशिया की कंट्रीज़ या आप कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम इज़ ऑलमोस्ट $2,000 पर ईयर। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी में बात करें तो पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी में इनकम बनती है दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट $6,000 पर पर्सन। और अगर हम उसको बात करें नॉमिनल जीडीपी के हवाले से तो फिर दैट इज़ अबाउट $1,500 ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो जीडीपी है ये लोगों की वेल बीइंग को कितनी हद तक मेजर करता है। अब देखें कुछ चीज़ें हैं वो तो जीडीपी में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जीडीपी में हम अकाउंट नहीं कर सकते। सो अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो जीडीपी में तकरीबन वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि लोग कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक मुल्क जिसका जीडीपी हाई है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उधर के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई है, क्योंकि जीडीपी में तकरीबन हर गुड और सर्विसेज काउंट हो रही हैं। सो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है, गुड और सर्विसेज पे ही डिपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं कि जीडीपी जो है ये सोसाइटी की वेल बीइंग का एक गुड कैलकुलेटर है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि क्या जीडीपी में हर चीज़ हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जीडीपी में हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, या फिर अमेरिका की जीडीपी को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मुल्क के जीडीपी के साथ, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उसमें ये चीज़ भी तो आती है कि
लोग कितने घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। अगर एक मुल्क में लोग जो हैं वो पर वीक 60 घंटे काम करते हैं तो डेफिनेटली उनका जीडीपी पर कैपिटा तो हाई होगा, लेकिन क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हाई होगी कि नहीं, तो उस पर फिर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं तो जो इंटरटेनमेंट है या जो रेस्ट का टाइम है वो तो आपको नहीं मिला। सो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो मेजर नहीं हो सकी। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जीडीपी में मेजर नहीं हो सकती। हो सकता है कि एक मुल्क जो है उसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो तो कम हो, लेकिन उधर के लोग जो हैं वो ज़्यादा फ्रीडम हो उनको, वो एक वीक में कम घंटे काम करके भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हों। सो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मे बी बेटर हो। अच्छा, इसी तरह से कुछ सर्विसेज लाइक इन्वायरमेंट जो है या इन्वायरमेंट एक मुल्क की कैसी है, उधर पोल्यूशन ज़्यादा है कि कम है, ग्रीनरी ज़्यादा है कि कम है, वाटर उधर क्लीन अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली तो जीडीपी में आती हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं आती। हो सकता है एक मुल्क में जीडीपी तो हाई है लेकिन उनकी जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड है, जिससे फिर क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। हो सकता है कि एक मुल्क में हेल्थ केयर की सारी फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं लेकिन जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स है मे बी वो इतनी अच्छी नहीं है। सो हर चीज़ जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो सकती। और ऑल दो जीडीपी इज़ अ वेरी गुड मेजर, लेकिन फिर भी इसकी कुछ शॉर्ट कमीज़ हैं। अब जीडीपी में जो हेल्थ केयर पे या एजुकेशन पे हम स्पेंड करते हैं वो चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर की सर्विसेज की क्वालिटी है उसको हम उस तरह से मेजर नहीं कर सकते। एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन उस एजुकेशन के नतीजे में कैसे लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि रीड राइट या इनोवेट कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ें हम जीडीपी में मेजर नहीं कर सकते। सो जीडीपी इज़ अ गुड मेजर, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए, और हर चीज़ जो है वो जीडीपी से लिंक करके हम नहीं देख सकते। अच्छा, फिर जीडीपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं काउंट होती, लाइक जो नॉन मार्केट सर्विसेज होती हैं। लाइक अगर हम अपने घर घर में जो लॉन है वो उसकी कटाई अगर हम खुद से करते हैं, अपने घर में खाना अगर हम खुद से बनाते हैं, अपने घर में अगर डिश वॉशिंग हम खुद से करते हैं, तो ये हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रही। सो ये ट्रेंड कि हम अपने काम कितने खुद से करते हैं या दूसरों से करवाते हैं वो भी जीडीपी में रिफ़्लेक्ट होते हैं, और उससे जीडीपी ज़्यादा भी शो हो सकता है और कम भी शो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसलों पे खुद से लेबर करते हैं या काम करते हैं। अब उनकी जो खुद से सर्विसेज हैं अपने फार्म में वो जीडीपी में काउंट नहीं होंगी, लेकिन अगर वही सर्विसेज वो किसी और से करवाएं और उसको पे करें तो वो जीडीपी में काउंट होंगी। सो ये जो पार्टिसिपेशन है लेबर की अपने काम के सिलसिले में वो भी आपके जीडीपी को या तो उसके फिगर को ज़्यादा शो कर सकती है या कम शो कर सकती है। अच्छा, जीडीपी उसके अलावा जीडीपी हमें ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ का बताता है। ये हमें ये नहीं बताता कि क्या डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं इकॉनमी में या डिफरेंट जो क्लास है लोगों की, क्या उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है एक इकॉनमी 5% ग्रो की है लेकिन उसमें जो जस्ट जो बिजनेसमैन्स हैं उनको फार्चून्स या उनके एसेट्स में इजाफा हुआ है, और जो लेबर है उनकी आप वेजेस में भी इजाफा ना हुआ हो। सो जीडीपी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता भी है और कई जगह पे जो एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं भी करता। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है वो साल के अंदर 100 ब्रेड्स बाई करती है, लेकिन जीडीपी हमें ये नहीं बताएगा कि उस फैमिली के पास कितनी चॉइसेस थी। हो सकता है एक इकॉनमी जैसे यूएस की इकॉनमी है उधर लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हों जिससे वो चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, लाइक वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मल्टी ग्रेन ब्रेड है।
सो वो इकानमी जिधर लोगों के पास ज़्यादा चॉइस है जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं, तो वो उनके लिए, लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन जीडीपी इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। जीडीपी तो जस्ट देखता है कि आपने फाइनल प्रोडक्ट कौन सी बाई की है, वो चॉइसेस को नहीं देखता। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसको एज सच मेजर नहीं कर सकता जीडीपी। देखिए, अगर हम 1950s की बात करें तो उस वक्त हम अगर कहते हैं कि जीडीपी ज़्यादा था, लेकिन क्या उस वक्त लोग आज की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ख़रीद सकते थे? तो आंसर है नहीं। कि एक बंदा जिसके पास 1950s में जितने मर्ज़ी पैसे थे वो आईफ़ोन नहीं ख़रीद सकता था, क्योंकि उस वक्त आईफ़ोन है ही नहीं था, ठीक है। सो जो जीडीपी है वो अच्छा कैलकुलेटर है, लेकिन वो सारी चीज़ों को मेजर नहीं करता। उसके अलावा जीडीपी हमें ये नहीं बताता कि एक मुल्क जो है उसकी सेफ्टी इन्वायरमेंट कैसी है, उधर क्राइम का रेट कैसा है, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं बता सकता कि उधर जो कह लें कि ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है। अब अगर हम बात करते हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ की या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो जीडीपी सिर्फ हमें उसके बारे में बताता है। एक मुल्क जो है उधर फॉर एग्ज़ाम्पल सैलाब आता है जिससे वो तबाह हो जाता है, और अगले साल वो अपने मुल्क को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसका जीडीपी तो इंक्रीज़ नज़र आएगा, लेकिन उसने जीडीपी ने हमें ये नहीं बताया कि इस मुल्क में पिछले साल फ्लड आया था जिससे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। सो जीडीपी हमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता भी है और कई जगह पे इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता। जैसा कि हमने प्रीवियस बात की है कि जीडीपी हमें एक गुड आइडिया देता है अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर पेश नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक मुल्क का जीडीपी में भी राइज हो, लेकिन अगर उस मुल्क में हेल्थ की सर्विसेज इंप्रूव नहीं होती, इन्वायरमेंट की क्लीनली इन्वायरमेंट कितनी क्लीन है, एयर कितनी साफ़ है या पोल्यूटेड है, इसके बारे में जीडीपी हमें ठीक से नहीं बता सकता। अगर एक मुल्क का जीडीपी राइज़ भी करता है, लेकिन उधर हेल्थ की सर्विसेज अगर इम्प्रूव नहीं होती, एयर की क्वालिटी अगर इम्प्रूव नहीं होती, तो फिर हम कह सकते हैं कि जीडीपी राइज़ होने से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जीडीपी तो कम शो हुआ है, लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। लाइक अगर हम यूएसए की बात करते हैं, तो आज से 20 साल पहले जो एक वीक में लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 घंटे काम करते थे, तो आज वही बंदे 40 घंटे काम करते हैं। तो अब उनके पास फ्री टाइम है, लेजर टाइम है, वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर वे में इंजॉय कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जीडीपी इज़ अ गुड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन ये हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। कई जगह पे ये ओवर स्टेट करता है और कई जगह पे ये अंडर स्टेट करता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं और किस सिनेरियो में हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं उनको जीडीपी इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ट्रैवल इंडस्ट्री को, उसके बारे में नहीं बता सकता। आज लोगों के पास ज़्यादा लेजर टाइम है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो इन्फेंट डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट है। ये सारी चीज़ें जीडीपी इनकी ट्रू पिक्चर नहीं बताता। और ऑन दी अदर साइड जीडीपी हमें क्राइम के बारे में नहीं बताता, क्राइम रेट के बारे में नहीं बताता, ट्रैफ़िक के बारे में नहीं बताता कि अब ट्रैफ़िक कंजेशन ज़्यादा है कि कम है, एयर क्वालिटी के बारे में नहीं बताता, पोल्यूशन के बारे में नहीं बताता। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जीडीपी मिस आउट करता है। लाइक अगर हम पहली बात करें तो पहले मुल्कों में जो वुमेन जो मोस्टली जॉब करती थी, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं थी होती, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड जॉब्स नहीं थी होती, वो ऐसी सर्विसेज थी जो कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन के विदाउट होती थी। लेकिन अब मार्केट इकानमी है, अब हर जो जॉब है दैट इज़ मार्केट बेस्ड है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जीडीपी इज़ अ गुड कैलकुलेटर, बट इट डज़ नॉट गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर। और अब हम देख रहे हैं कि नॉन मार्केट से अब मार्केट इकानमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। थैंक यू, दिस इज़ एंड ऑफ आवर चैप्टर।